रुपेश का सरल व्यवहार, उसके बात करने का ढंग दिव्या को इतना पसंद आया कि उसने तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दिया। सबसे बड़ी बात, इतना पैसे वाला और इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद रुपेश को नाम मात्र भी घमंड नहीं था। एक रोज उसकी दिवंगत पत्नी के बारे में पूछने पर रुपेश ने बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी नहीं पता था उसे। एक दूसरे को अच्छे से समझ जान लेने के बाद एंगेजमेंट और फिर अगले महीने ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों एक हफ्ते के लिए हनीमून मनाने अमेरिका चले गए। वे 7 दिन कैसे हवा की तरफ निकल गए पता ही नहीं चला दिव्या को। ससुराल में सास ससुर ननद देवर सबसे दिव्या को बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन अचानक से रुपेश का बदला बदला व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। सुबह वह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात ही वापस आता था। उसके घर आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। कभी कभी तो वह कई कई दिनों तक घर नहीं आता और दिव्या के कुछ पूछने पर उल्टे जवाब देता कि वह उसकी तरह कोई मामूली सा प्राइवेट जॉब नहीं करता। हर वक्त वह दिव्या को नीचा गिराने की कोशिश करता रहता था, जताता कि उसने सिर्फ उसके पैसों की खातिर उससे शादी की है। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि शादी के पहले इतना सीधा सरल दिखने वाला इंसान एकदम से इतना सख्त कैसे बन गया, और वह क्या कोई गई गुजरी है जो रुपेश उससे ऐसे बात करता है। उसकी बात पर रुपेश उससे लड़ने लगता। कई बार उसने दिव्या पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन पति पत्नी के बीच ऐसा तो होता ही रहता है सोचकर दिव्या ही चुप हो जाया करती थी। लेकिन रुपेश जब उस पर अपने पैसे और पोस्ट का रोब झाड़ता तो उसे बुरा लगता था। रुपेश का बार बार ये जताना कि जितना वह कमाती है उतना तो वह अपने ड्राइवर को तनख्वाह दे देता है। इतने पैसे वाले घर में शादी करके कहीं ना कहीं वह अपने आप को इन सबसे कमतर समझने लगी थी। उसके कानों में रुपेश की बातें गूंजती कि जितनी उसकी 1 महीने की सैलरी है उससे ज्यादा तो उसके घर के नौकर और ड्राइवर सैलरी पाते हैं। उसकी गाड़ी की यहाँ कोई पूछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए की गाड़ियों की लाइन लगी थी। शादी के पहले दिव्या खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर ऑफिस जाती थी, लेकिन यहाँ तो एक आवाज में ड्राइवर नजरें नीचे किए हाजिर हो जाता था। 30 त्योहारों पर जब उसके मायके से तोहफे आते तो ये कहकर उसके तोहफे को एक तरफ रख दिया जाता कि बाद में देख लेंगे। लेकिन पता था दिव्या को कि उसके मायके से आए तोहफों को घर के नौकरों में बांट दिया जाएगा। पति रुपेश चाहता था कि दिव्या अपने जॉब छोड़ दे। उसका कहना था कि उसे जॉब करने की जरूरत ही क्या है, अब कौन सा उसके न कमाने से घर में भूखमरी छा जाएगी। लेकिन दिव्या का कहना था कि उसने इसलिए इतनी पढ़ाई नहीं की कि घर संभाले और सबका ध्यान रखे। इसी बात पर आए दिन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी थी। सास से जब वह इस बात की शिकायत करती तो सास भी उसे ही समझाती हुई कहती कि रुपेश सही ही कह रहा है। इतने बड़े ऑफिसर की बीवी और इतने बड़े नेता की बहू कोई छोटी मोटी नौकरी करे शोभा देता है क्या? और घर में कौन सी पैसों की कमी है जो उसका नौकरी करना जरूरी है? छोड़ देना, आराम से जिंदगी जी। जब दिव्या ने यह बात अपने माँ भाई से बताई तो उन्होंने भी उसे यही सलाह दी कि सही तो कह रहे हैं वे लोग। यहाँ कोई भी उसे नहीं समझ पा रहा था। हाँ, माना कि मुझे बहुत पैसे वाला पति और ससुराल चाहिए था। कहा था मैंने एक दिन तुमसे कि कितना अच्छा होता अगर मेरा पति कमाता और मैं मजिश करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं अपनी जॉब छोड़कर घर में बैठ जाऊंगी। नहीं महक, मैं यूँ अपनी आजादी को घर की 4 दीवारी में कैद नहीं कर सकती। समझ न तो। अपनी सहेली का हाथ पकड़कर दिव्या सिसक पड़ी कि उसकी सोच कितनी गलत थी और आज उसे मीनाक्षी का दर्द समझ में आ रहा था। मैं तो कहती हूँ तू रुपेश को समझा कि तू यह जॉब पैसे के लिए नहीं कर रही है। जरूर समझेगा वह तुम्हारी बात, महक ने उसे समझाया। लेकिन दिव्या कहने लगी, नहीं तू नहीं समझ रही है महक, मेरा जॉब करना उन्हें अपनी इज्जत और रुतबे पर गाली नजर आता है कि इतने बड़े घर की बहू एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करेगी। क्या कहेंगे लोग? तो क्या लोगों के लिए मैं अपनी आजादी को कैद कर दूं, चूल्हे में झोंक दूं अपनी सारी डिग्रियों को? बोल। दिव्या की सास अब उस पर माँ बनने का दबाव डालने लगी थी, लेकिन वो उसे कैसे समझाए कि जब पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है तो माँ बनने का सवाल कहाँ पैदा होता है। हनीमून से लौटने के बाद शायद ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना होगा, और अब तो वह भी नहीं। एक दिन रुपेश के ऑफिस के बैग में उसे कुछ ऐसा मिला कि वो हैरान रह गई। बर्थ कंट्रोल पिल रुपेश के बैग में, लेकिन यह दवाई तो मैं नहीं खाती, फिर किसके लिए यह है? दिव्या का माथा घूम गया। तभी रुपेश का फोन घनघना उठा। वो बाथरूम में था, इसलिए दिव्या ने उसका फोन उठा लिया और अभी वह हेलो बोलती ही थी कि सामने से किसी औरत का स्वर सुनकर वह चौंक गई। हेलो रुपेश, मैं अलीशा। सुनो, लगता है बर्थ कंट्रोल पिल तुम्हारे ही बैग में रह गई है। शायद
प्लीज लेते आना वरना आज रात तुम्हें भूखे ही सोना पड़ेगा। बोलकर वह महिला जिस तरह से हंसी, दिव्या को सारा मामला समझ में आ गया। अपना फोन दिव्या के हाथ में देखकर रुपेश ने झट से उसके हाथ से फोन छीन लिया और झिड़क कर बोला कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसका फोन उठाने की। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा फोन उठाने की, लेकिन एक बात सच सच बताओ, तुम्हारे बैग में ये बर्थ कंट्रोल पिल क्या कर रही है? दिव्या की बात पर रुपेश का चेहरा सफेद हो गया। और ये अलीशा कौन है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बताओगे मुझे? क्यों बताऊं? होती कौन हो तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाली? मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो। तो क्यों नहीं समझती तुम यह बात? पर्सनल लाइफ तो क्या मेरा तुम्हारी जिंदगी पर कोई हक नहीं है? दिव्या ने तमतमाते हुए कहा। ज्यादा गरमाने की जरूरत नहीं है, समझी? और वैसे भी तुम्हें जिंदगी में जो कुछ चाहिए था मिल गया ना, तो चुप रहो। शर्ट का बटन लगाते हुए रुपेश बोला। लेकिन आज दिव्या को अपने सवाल का जवाब चाहिए था और वह लेकर रहेगी, सोच लिया उसने, क्योंकि इससे पहले भी उसे कई ऐसे सबूत मिले थे रुपेश के खिलाफ और उसे लगा था कि सब उसकी खुशियों से जलते हैं, इसलिए उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वे सब सही थे। उसके ऑफिस के ही एक दोस्त ने दिव्या को बताया था कि रुपेश का अपने ही ऑफिस की एक महिला के साथ सालों से नाजायज रिश्ता है। उस महिला का अपने पति के स्थान पर जॉब मिला है और इसके लिए रुपेश ने ही भागदौड़ की थी। यह बात उसकी पहली पत्नी भी जानती थी, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। वह तो उसे पुलिस में ले जाने की धमकी देती थी। रुपेश के माँ बाप को भी पता है कि दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में, इसलिए उन्होंने रुपेश को उससे शादी करने से रोक दिया ताकि राजनीति में उनकी इमेज ना खराब हो। ठीक है तो सुनो, मैं अलीशा से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वह दूसरे धर्म से है। अगर मैं उसे शादी कर लेता तो मेरे पापा की राजनीति में इमेज खराब हो जाती। इस बार वे एमएलए के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्हें जनता का पूरा सपोर्ट चाहिए, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद ही रखना वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। दिव्या को धमकाते हुए रुपेश बोला। मेरी पहली पत्नी को भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे एक्सीडेंट करवा दिया ताकि तुम्हारा राज राज रहे। उसकी बात को बीच में ही काटती हुई दिव्या चिल्ला पड़ी। ज्यादा चिल्लाओ मत, समझी? रुपेश भी उसी रफ्तार से गरजा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सुंदरता पर रिझ कर मैंने तुमसे शादी की, या तुम्हारी वह 2 पैसे की नौकरी से मेरा पेट पलता इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भरी? नहीं, बल्कि समाज को दिखाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। रुपेश की बात पर उसे भरोसा नहीं हुआ और जब वह यही बात अपनी सास को बताने गई तो उनके कमरे के बाहर ही दिव्या के पांव ठिठक कर रुक गए। ससुर कह रहे थे कि कैसे भी करके दिव्या का नौकरी करना बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि इससे उनकी राजनीति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उस पर सास बोली कि बस कैसे भी करके दिव्या माँ बन जाए, फिर खुद ब खुद उसके पाँव में बेड़ियां लग जाएगी और उसके सिर से नौकरी का भूत उतर जाएगा। लेकिन यह बात रुपेश को कैसे समझाए? वह उस अलीशा के फेर में ऐसा पड़ा है कि कुछ सुनता ही नहीं। कहता है बहू चाहिए थी ना आपको, अब बच्चे की जिद मत करो मुझसे। ओहो, तो इन लोगों को ही पता है अपने बेटे के बारे में। दिव्या को तो माथा ही घूम गया कि कहाँ फंस गई वह। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लालच में वह सोने के पिंजरे में बंद होकर रह जाएगी। नहीं सोचा था उसने। रिजाइन लेटर तो नहीं दिया दिव्या ने, लेकिन इन लोगों के दबाव में आकर कह दिया कि उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन अब उसका इस महल जैसे घर में दम घुटने सा लगा था। छटपटा रही थी वह इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था उसे। माँ भाई भी उसका साथ नहीं दे रहे थे कि क्यों अच्छी खासी चल रही अपनी जिंदगी को वह तबाह करना चाहती है। यह सब बात जानकर उसने महक को बताई तो वह सिर थाम कर बैठ गई कि इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट दिव्या कैसे इन धोखेबाजों के चंगुल में फंस गई। अब मैं क्या करूं महक, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रुपेश है कि उसका किसी और औरत से रिश्ता है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और मेरी सास चाहती है कि मैं उसे रिझाऊं, रुपेश के कदमों में बिछ जाऊं ताकि उन्हें अपने घर के लिए एक वारिस मिल सके। क्या मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है? क्या इतनी गई गुजरी हूँ मैं? बोल। अपने सिर पर हाथ मारती हुई दिव्या सिसक पड़ी, फिर बोली, नहीं पता था मुझे कि मेरी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। मुझे तो लगा था रुपेश बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, वह मुझे बहुत प्यार देगा और उसके साथ मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन मैं गलत थी महक, मैं गलत थी। शादी से पहले उसने मेरी हर बात पर हाँ कहा, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। राजनीति में अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए उन लोगों ने मुझे मोहरा बनाया। वे चाहते हैं शो पीस में रखी गुड़िया की तरह मैं बस मौन रहूं। चाहते हैं जैसा वे लोग कहें मैं वही करूं।
लेकिन मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि जैसे चाहे मोड़ दे और मैं उफ भी ना करूँ। नहीं चाहिए मुझे पैसा, ऐशो आराम, नौकर चाकर और करोड़ों की गाड़ियाँ। मुझे मेरी पहली वाली जिंदगी वापस चाहिए। महक, प्लीज कुछ कर। महक के कंधे पर सिर रखकर दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। रोने से कुछ नहीं होगा, समझी? अगर तुझे लगता है तू रुपेश के साथ खुश नहीं है तो तलाक क्यों नहीं ले लेती उससे? महक बोली, वही तो, वो मुझे तलाक भी नहीं देना चाहता, और अगर वह देना भी चाहे तो उसके परिवार वाले उसे ऐसा करने नहीं देंगे। जानती है क्यों? क्योंकि चुनाव जो सिर पर है। उसकी इस बात पर महक कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो यही तो समय है, अभी वे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं समझी? अरे तेरे ससुर एमएलए के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं ना, तो तू कह कि अगर रुपेश ने तुम्हें तलाक नहीं दिया तो तुम की सारी काली करतूतें जनता के सामने खोलकर रख दोगी। उनके किसी भी झूठे आश्वासन में फिर मत आना, उनकी धमकी से भी मत डरना, अपनी बात पर अडिग रहना। वैसे तू कहे तो एक अच्छे वकील का नंबर दे सकती हूँ तुम्हें, उनसे बात कर ले। महक की बातों से दिव्या को बहुत बल मिला और हिम्मत भी कि वह उनसे नहीं डरेगी। अब दिव्या ने जब रुपेश और उसके परिवार वालों के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वे लोग अगर उसे एक खरोच भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनकी भलाई इसी में है कि रुपेश उसे तलाक दे दे। वकील के सामने तय हुआ कि रुपेश दिव्या को तलाक दे देगा, लेकिन चुनाव के बाद दिव्या अब उस सोने के पिंजरे से आजाद हो चुकी थी। वो पहले की तरह अपनी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। ऑफिस से निकलते हुए जब उसकी नजर मिहिर से टकराई तो उसने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली। मिहिर, क्या मैं तुम्हारी बाइक के पीछे बैठ सकती हूँ? घर छोड़ दोगे मुझे? ये बोलकर दिव्या मुस्कुराई। मिहिर ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा और फिर बाइक स्टार्ट कर मुस्कुरा पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।